नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। जयपुर रोड स्थित सत्र न्यायालय भले ही पुरानी इमारत से नए भवन में स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण वकीलों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। जयपुर रोड स्थित सत्र न्यायालय भले ही पुरानी इमारत से नए भवन में स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण वकीलों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। वकीलों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं होने, चेंबर आवंटन की प्रक्रिया को जानबूझकर धीमा रखने सहित विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से वकील संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक इन समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। इन्हीं मामलों को लेकर मंगलवार को वकीलों का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में वकीलों ने कोर्ट के नए भवन परिसर में एकत्रित होकर जिला सत्र न्यायाधीश पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और जल्द समाधान की मांग की। वकीलों का कहना है कि उन्होंने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे को मांग पत्र सौंप दिया था। इसके बावजूद अब तक एक भी मांग का निस्तारण नहीं किया गया। मांगों में वकीलों के लिए बैठने की स्थायी व्यवस्था, चेंबर आवंटन की पारदर्शिता और तेजी, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता जैसी प्रमुख समस्याएं शामिल हैं। वकीलों ने आरोप लगाया कि नए भवन में शिफ्ट होने के बाद से लगातार प्रशासन का ध्यान इन गंभीर मुद्दों की ओर आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। पिछले 2.5 महीने से जब से नवीनतम कोर्ट बना है, वकीलों और न्याय प्रशासन के बीच में एक गतिरोध सा बना है कि 2.25 महीने से यहाँ पर ना तो पक्षकारों के ना ही अधिवक्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था है, और जिस प्रकार से इसका कार्य किया गया है, निर्माण कार्य किया गया है, वह भी बहुत घटिया लेवल का है। इसके जितने भी शौचालय हैं वह सभी शौचालय कहीं ना कहीं से उनकी टाइलें टूटी हुई हैं, यूरिन बाहर निकल रहा है, पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो पानी है वह अंडर वाटर पानी पिलाया जा रहा है, जिसको भी प्योरीफाई करने का कोई मशीन वगैरह कोई प्रॉपर चल नहीं रही है। इससे भी बीमारियों का घर होने की बड़ी वो संभावनाएं बनी पड़ी हैं। उसके अलावा जो श्वान है वो चारों ओर घूमते रहते हैं और उससे पॉटीज़ वगैरह करते रहते हैं। गंदगी भरमार है, पर कहीं से भी इसकी सफाई ना और कोई व्यवस्था की जा रही है। और मुख्य मुद्दा जो है, अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था जो करनी थी, प्रशासन को जो टेबल कुर्सी लगानी थी, वह पिछले 2.25 महीने से वो टेबल कुर्सी की जगह नहीं बताई गई, ना ही चैम्बर्स की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण अभी तक किया गया। जिस प्रकार से बार बार चैम्बरों को लेकर कोई ना कोई गतिरोध उत्पन्न करते हैं और फिर न्याय प्रशासन ये कहता है कि आप लोग नहीं कर रहे, जबकि हमारा पूरा सहयोग रह रहा है और न्याय प्रशासन को ही उनको आवंटित करना है, उसके बाद आवंटित नहीं कर रही है। गतिरोध अधिवक्ताओं के बीच में बनाकर बैठी हैं, जिसका हठधर्मिता साफ साफ रूप से झलक रही है। 2-3 बार ऊपर हाई अथॉरिटी से भी मिलकर आ गए, उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं निकला। आज मजबूरी में जिस प्रकार से पेपर वर्क करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद भी कोई उसका हल नहीं निकलने से आज अधिवक्ताओं ने अपनी साधारण सभा की और साधारण सभा में यही तय किया गया, जब तक न्याय प्रशासन संपूर्ण रूप से अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था नहीं करती तब तक कार्य बहिष्कार रखा जाएगा। क्योंकि कुछ दिनों बाद में गर्मी स्टार्ट होने वाली है। बाहर से यहाँ तक आने में जो सड़क की सुरक्षा है, उसके साथ में जो लू चलेगी उसकी भी बहुत बड़ी सुरक्षा करने की हमारे को ज़रूरत रहेगी। इस वजह से आज से जब तक न्याय प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं का सम्मान के साथ में बैठने की और पानी पीने की और शौचालय की व्यवस्था नहीं करती, तब तक कार्य बहिष्कार रखा जाएगा। अध्यक्ष साहब, जो लिफ्ट के बारे में क्या डिसीजन लिया गया? लिफ्ट का जिस प्रकार से लिफ्ट और जो पूरा जो सिस्टम है इसका, यहाँ तक पता पड़ा, जिसकी भी हमने शिकायत अपने 14 सूत्री मांगों के अंदर महीने भर से कर रहे हैं कि इस जो दिया गया है नवीनतम भवन, उसको अभी तक ट्रांसफ़र ही प्रॉपर वे में नहीं किया है, ना ही इसका तीसरी पार्टी से जो सरकार के अंदर नॉर्म्स होते हैं, तीसरी पार्टी से इसका सर्वेक्षण कराना कि किसी प्रकार की कोई कमियां या निर्माण में घटिया सामग्री तो नहीं है, उसको लेकर जो उसकी सैंपल उठाने हैं वो भी नहीं उठे। उसके बावजूद भी यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, वो गलत है। उसी को लेकर और लिफ्ट के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा लिफ्ट तो अभी अंडर ट्रायल है। तो जब अंडर ट्रायल है तो पक्षकारों को, अधिवक्ताओं को, जुडिशियल अधिकारी और कर्मचारियों को भी उसके अंदर से क्यों आने जाने दिया जा रहा है? आज किसी भी प्रकार की अनहोनी हो जाए तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? तो सुरक्षा के मापदंड भी पूर्ण नहीं है। ये सबसे बड़ी मांग हमारी रही है और उन्हीं सभी मांगों को लेकर ही हमने आज हाउस बुलाया था और हाउस के अंदर यही तय हुआ है। सभी अधिवक्ताओं ने एक सूत्र में ये कहा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी जब तक ये व्यवस्था नहीं होती, जब तक बहिष्कार रहेंगे। और अगर कोई अधिवक्ता काम करता नजर आया
तो सबने एक सूत्र तय किया है कि अध्यक्ष साहब आप उसे डी बार कर देना। तो अगर कोई अधिवक्ता काम करता नजर आता है या किसी प्रकार का काम करता है तो उसे बार एसोसिएशन की सदस्यता निरस्त कर दी। अजमेर शहर के अलवरगेट थाना क्षेत्र में स्थित प्रकाश रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब नाले में भारतीय मुद्रा के पुराने 500 रुपए के नोट तैरते दिखाई दिए। ये सभी वे नोट थे जो पहले ही चलन से बाहर हो चुके हैं। अजमेर शहर के अलवरगेट थाना क्षेत्र में स्थित प्रकाश रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब नाले में भारतीय मुद्रा के पुराने 500 रुपए के नोट तैरते हुए दिखाई दिए। ये सभी वे नोट थे जो पहले ही चलन से बाहर हो चुके हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुकान की ओर जा रहे एक युवक की अचानक नाले पर नजर पड़ी। उसने देखा कि नाले के पानी में बड़ी संख्या में पुराने 500 रुपए के नोट तैर रहे हैं। युवक ने तुरंत आसपास मौजूद लोगों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से नाले में पड़े नोटों की फोटो ली गई और कुछ नोट बाहर निकालने का प्रयास भी किया गया। मामले की सूचना तुरंत अलवरगेट थाना पुलिस को दी गई। लोगों का कहना है कि सूचना देने के काफी देर बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे क्षेत्रवासियों में नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला संदिग्ध है और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि इतनी संख्या में पुराने नोट नाले में कैसे पहुंचे। फिलहाल नाले में मिले पुराने नोटों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी के द्वारा जानबूझकर फेंके गए हो सकते हैं। ये मैं 11 बजे शॉप पे आया था, किसी काम से गया हुआ था। आते ही मैंने कुछ सामान फेंकने के चक्कर में मैंने देखा इसमें 500 के बहुत सारे नोट थे जो मुझे दिखे, तो मैंने सूचना दी। जब जाके आगे खबर पहुंची तो फिर काफी लोग आए, जमण होने लग गया, पब्लिक देखने लग गई थी। जब जाके इकट्ठे हुए तो काफी लोग थे, इसलिए 500 के पुराने जो नोट आते वो थे। तो पुलिस वाले अभी तक नहीं आए। बाकी ये 500 के नोट काफी अभी है। तो ना ये इधर देखना, साइड में नोट पड़े होंगे थैली के अंदर। निकाल दिए अपनी नोट? नहीं है, निकाल के एक ने निकाले थे थोड़े बहुत, बाकी तो काफी ज्यादा तो बह गए। तो साइड में थैलियां पड़े हुए पुराने 500 के जो थे वाले नोट थे, करेंसी थी ना पुराने, ये बंद हो गई वाले थे। ये देखिए, नहीं ये पता नहीं चला। शहर से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने आपसी विवाद के दौरान अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी पति ने कथित तौर पर पत्नी के होठ दांतों से काट लिए और वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। शहर से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने आपसी विवाद के दौरान अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी पति ने कथित तौर पर पत्नी के होठ दांतों से काट लिए और वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला को परिजनों द्वारा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता फरीदा की शादी करीब 6 वर्ष पूर्व बनारस निवासी अरमान के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी लगभग 1 वर्ष तक बनारस में साथ रहे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हो गई, जिसके चलते फरीदा अपने पिहर अजमेर आकर रहने लगी। तब से वह पिछले 4-5 वर्षों से अजमेर में ही अपने परिजनों के साथ रह रही थी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को अचानक पति अरमान बनारस से अजमेर पहुंचा। यहां दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर फिर से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि अरमान ने आपा खोते हुए फरीदा पर हमला कर दिया और उसके होठों को दांतों से काट लिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फरीदा की बहन सहित अन्य परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे तत्काल JLN अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को स्थिर बताया है। हालांकि चोट गंभीर बताई जा रही है। पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाने की बात कही है। पति आए थे, उन्हें लड़ाई झगड़ा करके और यहाँ रोड काट के भाग गई वो। क्यों? लड़ाई झगड़ा चल रहा है इसके लिए, चल रहा है इसकी वजह से। किस बात को लड़ाई झगड़ा चल रहा है? वो नशा करता है, रोज मारता है, मुझे काम पे नहीं जाता है, तो इसके लिए आया था और लड़ाई झगड़ा करके मार के चला गया। घर पर कोई नहीं था क्या? नहीं। कितना टाइम हो गया शादी हुए? 6 साल 5 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। हाँ। आप क्या करते हैं? एक कैटरिंग का काम करती है। कैटरिंग का काम? हाँ। आपके आदमी? अच्छा, आप कैटरिंग का काम? पैसा कौड़ी नहीं देते थे, वो नशा फटा करके मारते थे वो। अभी मम्मी के पास में रहते हो आप? हाँ, किराए से रहती हूँ। कहाँ पे रहते हो?
हॉस्पिटल वाले के। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। एक तरफ केंद्र सरकार से लेकर राजस्थान सरकार तक बेरोजगारों को रोजगार देने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर अजमेर नगर निगम के अधिकारी सरकार के दावों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के बाहर सामने आया। एक तरफ केंद्र सरकार से लेकर राजस्थान सरकार तक बेरोजगारों को रोजगार देने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अजमेर नगर निगम के अधिकारी सरकार के दावों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के बाहर सामने आया। मंगलवार सुबह नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ टीम अस्पताल के आपातकालीन विभाग के बाहर पहुंची और कई सालों से चाय नाश्ते के ठेले लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे ठेला संचालकों को वहां से हटा दिया। निगम कर्मचारियों द्वारा की गई इस कार्यवाही से ठेला संचालकों में भारी रोष देखने को मिला। ठेला संचालकों और समाज सेवियों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी गरीबों की रोजी रोटी की कोई चिंता किए बिना उन्हें जबरन हटाकर बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये ठेले अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की जरूरत भी पूरी करते हैं। इसके बावजूद बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के इन्हें हटाया जाना अमानवीय है। ठेला संचालकों ने बताया कि इस कार्यवाही से उनके सामने परिवार के भरण पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। कई ठेला संचालकों का कहना है कि यही उनका एकमात्र रोजगार का साधन है और ठेले हटाने से उनके बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। समाज सेवियों ने मांग की है कि प्रशासन ठेला संचालकों को वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराए ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना रोजगार जारी रख सके। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में गरीब ठेला संचालकों के हित में कोई ठोस कदम उठाता है या फिर सरकारी योजनाएं और वादे केवल कागजों तक ही सीमित रहते हैं। कैसे नहीं है, मैं यहाँ ढाबा लगाता हूँ, मात्र 50 रुपए में प्लेट चला रहा हूँ खाना, और यहाँ आते हैं गरीब आदमी। ठीक है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम हमारे साइड में हमारे दायरे में है और यहाँ हम खाना का काम करते हैं। और 3-4 थैले सुबह नगर निगम की गाड़ी आई थी, हमारे 3-4 थैले को हटा दिया, बोला यहाँ से आप बिल्कुल नहीं लगाओगे थैले। क्या कहा आप लोग? हमारे लिए हमारे को बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से अतिक्रमण हो रहा है। और ये इतना पीछे देख लो, पूरी लाइन गाड़ियों की लगी हुई, ये क्या है? ये भी तो अतिक्रमण ही है। हमारे जितने थैले लगे उतनी ये गाड़ियां लगी हुई है यहाँ पे। तो अब ये पार्किंग थोड़ी है, ये हम तो कुमा के खा रहे हैं ना, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, क्या करे? हमारे थैले हटा दिए, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बाल बच्चे नहीं है, घर गृहस्थी नहीं है, क्या करेंगे हम? बताओ आप। कई जन 20-20 साल हो गए, या 20-20 सालों से ठेला लगा रहे हैं, कुमा के खा रहे हैं। कितना परिवार चलता है? मेरे 5-6 परिवार है। मुकेश सैनी। शिकायत देंगे आप? शिकायत देंगे, मैडम से जाके मिलेंगे, कलेक्टर भी मिलेंगे। भाई हमारे 5-6 ठेलों वालों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये जब भी आते हैं हमारे को परेशान करते हैं। भाई नेम तो ये कहता है कि जो भी है हमारी वजह से गलती थोड़ी हो रही है। निगम से रसीद भी कटती है आप लोगों? रसीद कचरे पात्र की कटती है, कचरे के दे रहे हैं हम पैसे, हर महीने आते हैं, चालान होता है जो भी है, और आए दिन हमारे सामान ले जाते हैं, उसका भी हम करते हैं। भाई हमारे को भी तो स्थायी जगह दो ना। हम हमारे बोल रहे हैं आप उधर आगे जाके लगाओ, नेम तो सबके लिए बरोबर होता है ना। सामने गाड़ियां खड़ी हैं, देख लो आप, ये गाड़ियां खड़ी है,
अब ये अवैध क्या है, ये भी इन्होंने भी तो जगह घेर रखी है ना, इनके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। हम जेलन हॉस्पिटल में देखने को मिला कि कैजुअलिटी के बाहर जो है, यहाँ गरीब लोग अपना छोटा मोटा थड़ी ठेला लगा के रोजगार कर रहे थे, तो इनको तो नगर निगम वालों ने हटा दिया। और एक ही अवैध पीछे देखिए आप, अवैध पार्किंग बना दी, अवैध वसूली, राठौड़ी वाली पार्किंग, पैसा वसूल रहे हैं। और ये गरीब लोगों को तक के दोष ही नहीं, बिल्कुल उनको जहाँ बताया मार खा के भाई इस पार्किंग के पीछे रहना, वहाँ खड़े हैं बिल्कुल नाले के पास में, फिर भी इनको हटा दिया इन्होंने। ये हठधर्मिता है और इस पर ध्यान देना चाहिए। गरीबों के साथ में क्यों कुटाराघात कर रहे हैं, क्यों बेचारों का रोजगार पर पेट पर हाथ मार रहे हैं, रोजगार रुक रहा है इनका। और वजह क्या, और है वजह क्या, वो क्लीन करके इधर आपने ये अवैध पार्किंग चालू कर दी, ये तो गलत है। और पीछे आप जो मेन दीवार है वहाँ पर खड़े हैं दुनिया भर के लोग, शायद वो अप्रोच वाले लोग हैं या पेट वाले लोग हैं, तो उनको साथ में नहीं हो रहा है। इधर ये गरीब लोग खड़े थे बेचारे, इनको हटा दिया यहाँ से। गाड़ियाँ भी रोड पे खड़ी है, गाड़ियाँ रोड पे खड़ी है और ये मेन हॉस्पिटल की बाउंड्री वॉल के पास में है, तो शायद उनकी पहचान ज्यादा होगी अप्रोच वाले लोग, और ये गरीब लोग हैं जिनको यहाँ से बिल्कुल हटा दिया है। तो इस ओर ध्यान दे नगर निगम, ये गलत है। गरीबों को कमा खाने देवे बेचारे, ये कहाँ जाएंगे। और फिर अगर कमा खाने की इनको हटा ही दिया है, इनको कमा नहीं खाने देने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, पर ये अवैध पार्किंग चालू कर दिया आपने, ये क्या है, ये तो गलत है। किसी एक व्यक्ति को आप लाभ पहुंचाने के चक्कर में दूसरों को बेचारों। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में रेलवे के विकास को विशेष गति मिली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में रेलवे के विकास को विशेष गति मिली है। इस दौरान रेलवे में सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। रेल मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-2027 में रेलवे के लिए अब तक का सर्वाधिक 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को गति देने के लिए 2.93 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है। उन्होंने पहली बार इतने बड़े बजट आवंटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। राजस्थान के संदर्भ में रेल मंत्री ने कहा कि राज्य भौगोलिक रूप से बड़ा होने के कारण यहां रेलवे विकास की अपार संभावनाएं हैं। वर्ष 2026-2027 के बजट में राजस्थान को पहली बार 10,000 करोड़ रुपए से अधिक कुल 10,228 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो वर्ष 2009-2014 की तुलना में लगभग 15 गुना अधिक है। राजस्थान में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया गया है। यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। अजमेर मंडल में उदयपुर स्टेशन का पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है, जबकि अजमेर और आबू रोड स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना है। वित्त वर्ष 2024-2025 में अजमेर मंडल के अंतर्गत अमृत भारत स्टेशनों के तहत 15 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई थी। सभी स्टेशनों पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वर्ष 2025-2026 में 12 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बजट की विस्तृत रिपोर्ट आने पर मंडल को विभिन्न मदों में अपेक्षा अनुसार बजट प्राप्त होगा। जैसा आप लोगों ने माननीय रेल मंत्री जी का उद्बोधन सुना और उसमें जो बजट के एलोकेशन प्राप्त हुए हैं, राजस्थान को लगभग 10,228 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन प्राप्त हुआ है। इसमें हमारे कई महत्वपूर्ण वर्क हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट वर्क है, नई लाइन के वर्क हैं, डबलिंग के वर्क हैं, गैस कन्वर्जन के वर्क हैं। इसके अलावा स्टेशन रीडेवलपमेंट के वर्क्स हैं, अमृत भारत के वर्क्स हैं। ये सारे वर्क इस आउटले में कवर होंगे और इसमें जो हमारे ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें इस एलोकेशन से और आगे गति मिलेगी और आगे प्रगति तेज होगी। इसकी पूरी उम्मीद है कि अजमेर मंडल को इस जो बजट एलोकेशन मिला है उसमें अजमेर मंडल का भी हिस्सा रहेगा और काफ़ी हमारे यहाँ भी जो कार्य चल रहे हैं उनमें भी काफ़ी इसका। राजस्थान नर्सिंग कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर मंगलवार को अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरह से विरोध दर्ज कराया।
राजस्थान नर्सिंग कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर मंगलवार को अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करवाया। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से नर्सिंग कर्मचारियों ने राज्य सरकार का ध्यान ठेका प्रथा समाप्त करने और लंबे समय से रिक्त पड़े नर्सिंग पदों को भरने की मांग की। नर्सिंग कर्मचारियों ने अपने नियमित कार्य करते हुए विरोध प्रकट किया, जिससे आम मरीजों की सेवाओं पर कोई असर न पड़े। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की। नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि राजस्थान में वर्तमान में लगभग 12,000 नर्सिंग कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हैं, जिसके कारण अस्पतालों में कार्यरत स्टाफ पर अत्यधिक भार बढ़ गया है। इससे न केवल नर्सिंग कर्मियों को परेशानी हो रही है, बल्कि मरीजों की देखभाल भी प्रभावित हो रही है। कर्मचारियों ने बताया कि कई नर्सेज वर्षों से संविदा पर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि संविदा पर कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों को बोनस देकर स्थायी किया जाए और ठेका प्रथा को पूरी तरह समाप्त किया जाए, ताकि स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त समस्याओं का समाधान हो सके। नर्सिंग कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो भविष्य में आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। ये सर, हम राजस्थान में जो ठेका प्रथा जो एक दंश के रूप में चली आ रही है नर्सिंग भर्ती के अंदर, उसके विरोध में उनकी काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं सरकार के सामने कि ये ठेका प्रथा पूर्णतः बंद करवाई जाए और नियमित भर्ती 10, 20, 30 के बोनस अंकों के आधार पर शीघ्र ही निकाल कर और इनकी नई भर्ती की जाए। आज हम सभी काली पट्टी बांधकर और शांतिपूर्ण अपनी ड्यूटी पे करते हुए सरकार के समक्ष अपना ध्यान आकर्षण करने के लिए काली पट्टी करके बांध के और अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर दिया। अभी जो राजस्थान की स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस सरकार ने काफी लंबे समय से नए नए मेडिकल कॉलेज और काफी सारे नए उपक्रम खोले हैं। उनके लिए नर्सिंग स्टाफ की काफी शॉर्टेज है। उसको देखते हुए अधिक से अधिक संख्या में पर्याप्त मात्रा में कम से कम 12,000 की नर्सिंग भर्ती की जाए, जिसमें 10, 20, 30 उनके जो पहले संविदा पे जो काम कर रहे हैं, ठेके पे जो काम कर रहे हैं, उनको नियमित रूप से नियमित किया जाए और इनको 10, 20, 30 उनका बोनस देकर इनको नियमित भर्ती में लिया जाए। जब तक काली पट्टी बांध के तब तक काली पट्टी बांध के हम उसका नियमित रूप से विरोध करते हैं। मैं चेतन प्रकाश मीणा, जिलाध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला शाखा अजमेर। आज प्रदेश आह्वान पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय व संबद्ध राजकीय महिला चिकित्सालय, जनाना सैटेलाइट चिकित्सालय सभी नर्सिंग ऑफिसर काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं। सरकार जिस हिसाब से अपने राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल सरकार जिस हिसाब से कर्मचारियों के लिए खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।